इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो आगरा जिले की हलचल भाजपा के लिए पिछली सफलता का दोहराव बहुत मुश्किल है। 2017 में भाजपा ने जीती आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को मिले अच्छे वोट। महापौर पद भाजपा के पास है। जिला पंचायत चुनाव में भी सफलता। तो वहीं आगरा जिले की 9 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान। 2007 और 2012 के चुनाव में भाजपा को मिली थी सिर्फ 2 सीटें। इस बार भाजपा ने काट दिए हैं 9 में से 5 विधायकों के टिकट। भाजपा के लिए फिर से आगरा की सभी 9 सीटें जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। तो यूपी विधानसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर आगरा जिले की हलचल क्या है वो आपको बता रहे हैं। भाजपा के लिए पिछली सफलता का दोहराव इस बार बहुत मुश्किल होगा। 2017 में भाजपा ने जीती थी आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को अच्छे वोट मिले। तो वहीं महापौर पद भाजपा के पास है। जिला पंचायत चुनाव में भी भाजपा को सफलता मिली। तो वहीं आगरा जिले की 9 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान है। 2007 और 2012 के चुनाव में भाजपा को मिली थी सिर्फ 2 सीटें। इस बार भाजपा ने काट दिए हैं 9 में से 5 विधायकों के टिकट। भाजपा के लिए फिर से आगरा की सभी 9 सीटें जीतना बेहद मुश्किल है। तो वहीं अगर बात करें कल्याण सिंह की सीट की, तो कल्याण सिंह की सीट कहलाती है अतरौली विधानसभा सीट कल्याण सिंह की कहलाती है। तो वहीं इस सीट से 10 बार चुनाव जीते थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे कल्याण सिंह। 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। 2007 में कल्याण सिंह की बहू प्रेमलता देवी विधायक बनी। 2012 में सपा के वीरेश यादव से हार गई प्रेमलता देवी। 2017 में कल्याण सिंह के पुत्र संदीप सिंह अतरौली से जीते। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री है संदीप सिंह। संदीप सिंह का सपा के उम्मीदवार वीरेश यादव से मुकाबला है। अलीगढ़ जिले की अतरौली सीट पर 10 फरवरी को मतदान होना है। तो यूपी विधानसभा चुनाव की हलचल से आपको रूबरू करा रहे हैं और आपको बता दें कि अतरौली सीट की हम बात कर रहे हैं और कल्याण सिंह की सीट ये कहलाती है क्योंकि इस सीट से 10 बार चुनाव जीते थे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे कल्याण सिंह। 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते। 2007 में कल्याण सिंह की बहू प्रेमलता देवी विधायक बनी। 2012 में सपा के वीरेश यादव से हार गई प्रेमलता देवी। 2017 में कल्याण सिंह के पुत्र संदीप सिंह अतरौली से जीते। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं संदीप सिंह। अब संदीप सिंह का सपा के उम्मीदवार वीरेश यादव से मुकाबला है। अलीगढ़ जिले की अतरौली सीट पर 10 फरवरी को मतदान होना है। अब आपको बताते हैं आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। आखिर क्यों कांग्रेस को अलविदा कहा आरपीएन ने? जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। टिकट बंटवारे में नहीं ली गई आरपीएन से कोई सलाह। आरपीएन ने यूपी के पडरौना क्षेत्र को लेकर रखी थी मांग। इस क्षेत्र में आने वाली 7 सीटों पर चाहते थे अपनी पसंद के उम्मीदवार, लेकिन आलाकमान ने बिना आरपीएन से सलाह करे टिकट किए फाइनल। पिछले दिनों प्रियंका गांधी से भी हो गई थी आरपीएन की कहासुनी। प्रियंका के साथ अकेले में बातचीत नहीं होने के चलते ये कहासुनी हुई। आरपीएन की नाराजगी के कई कारणों में से एक कारण था प्रियंका का यह व्यवहार भी। इस प्रकार आलाकमान की लगातार अनदेखी से दुखी और कुंठित थे आरपीएन। ऐसे में आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस को अलविदा कह दिया आरपीएन ने। दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड की भी लगातार पूरी निगाह थी आरपीएन पर और आखिर आज उन्हें मिल ही गई कामयाबी। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, हाथ का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। अब वजह क्या रही इसके पीछे, क्या इनसाइड स्टोरी है वो आपको बता रहे हैं। तो जानकार सूत्रों ने यह अहम खुलासा किया है कि टिकट बंटवारे में आरपीएन से कोई सलाह नहीं ली गई। आरपीएन ने यूपी के पडरौना क्षेत्र को लेकर मांग रखी थी। इस क्षेत्र में आने वाली 7 सीटों पर वो अपनी पसंद के उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने बिना आरपीएन से सलाह करे टिकट फाइनल कर दिए। पिछले दिनों प्रियंका गांधी से भी हो गई थी आरपीएन की कहासुनी। तो वहीं प्रियंका के साथ अकेले में बातचीत नहीं होने के चलते ये कहासुनी हुई। आरपीएन की नाराजगी के कई कारणों में से एक कारण था प्रियंका का यह व्यवहार भी। इस प्रकार आलाकमान की लगातार अनदेखी से दुखी और कुंठित थे आरपीएन। ऐसे में आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस को अलविदा कह दिया आरपीएन ने। तो वहीं दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड की भी लगातार पूरी निगाह थी आरपीएन पर और आखिर आज उन्हें मिल ही गई कामयाबी।
भगवा रंग में रंगे हैं आरपीएन सिंह। कभी राहुल ब्रिगेड के अहम हिस्सा रहे आरपीएन अब खिलाएंगे कमल। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में होती थी आरपीएन की गिनती। कांग्रेस के साथ पिछले 32 सालों से जुड़े रहे आरपीएन। 2009 में कुशीनगर से रह चुके हैं लोकसभा सांसद। मनमोहन सरकार में 2009 से 2013 तक रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री भी। लोकसभा चुनाव जीतने से पहले पडरौना से थे विधायक। पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं आरपीएन सिंह। झारखंड विधायक, बता दें आपको, झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने बनाया था प्रभारी। पडरौना में राजा साहेब कहा जाता है आरपीएन, मतलब कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी खबर हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आज आरपीएन सिंह ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पूछी कर्नल बैंसला की कुशलक्षेम। आवास पहुंचकर जाने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हाल। डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, धर्मेंद्र राठौड़ ने पूछी कुशलक्षेम। मंत्री राजेंद्र यादव और नौरत गुर्जर भी रहे साथ। धर्मेंद्र राठौड़ ने फोन पर करवाई बैंसला की मुख्यमंत्री गहलोत से बात। गहलोत ने फोन पर जाने कर्नल बैंसला के हाल। कर्नल बैंसला की पुत्री आईआरएस सुनीता बैंसला से भी की गहलोत ने बात। कर्नल बैंसला के इलाज के लिए हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कर्नल ने भी खुद को बताया मुख्यमंत्री गहलोत का भक्त। गुर्जरों को दिए एमबीसी आरक्षण को लेकर भी जताया गहलोत का आभार। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जब मुलाकात के लिए उनके यहाँ पहुंचे और साथ ही उनकी कुशलक्षेम जानी। तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पूछी कर्नल बैंसला की कुशलक्षेम। आवास पहुंचकर जाने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के हाल। डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, धर्मेंद्र राठौड़ ने पूछी कुशलक्षेम। मंत्री राजेंद्र यादव और नौरत गुर्जर भी रहे साथ। धर्मेंद्र राठौड़ ने फोन पर करवाई उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात। गहलोत ने फोन पर जाने उनके हाल। उनकी पुत्री आईआरएस सुनीता से भी गहलोत ने बात की। कर्नल के इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कर्नल ने भी खुद को बताया मुख्यमंत्री गहलोत का भक्त। गुर्जरों को दिए एमबीसी आरक्षण को लेकर भी जताया गहलोत का आभार। भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह ने कहा कि बीजेपी में शामिल करने के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी, अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए तत्पर हूं। पीएम मोदी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़ा। लोग कहते थे आरपीएन जी बीजेपी ज्वाइन कीजिए। 32 सालों तक एक पार्टी में ईमानदारी से मेहनत की। कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। यूपी की प्रगति से देश की प्रगति। डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल का विकास किया। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ। अब मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। ये तमाम अहम बातें आरपीएन सिंह ने कही जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा बीजेपी में शामिल करने के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी, अमित शाह को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए तत्पर हूं। पीएम मोदी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़ा है। लोग कहते थे आरपीएन जी बीजेपी ज्वाइन कीजिए। 32 सालों तक एक पार्टी में ईमानदारी से मेहनत की। कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। यूपी की प्रगति से देश की प्रगति। डबल इंजन की सरकार ने पूर्वांचल का विकास किया। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ। अब मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। अब अगला कौन? कांग्रेस और भाजपा के क्षेत्रों में ये एक ही सवाल गूंज रहा है। आरपीएन सिंह के बाद अब किसका आएगा नंबर? तस्वीर में मौजूद चारों युवा नेता थे राहुल गांधी के विश्वस्त, लेकिन अब पायलट को छोड़ बाकी तीनों नेता हो चुके हैं भाजपा में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह ने ज्वाइन की है भाजपा। मिलिंद देवड़ा को लेकर भी आती रही हैं खबरें। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से जुड़ी खबरें, लेकिन खुद मिलिंद देवड़ा करते आए हैं इन खबरों का खंडन। हालांकि मिलिंद देवड़ा बार बार इन खबरों का खंडन करते आए हैं, पर अब ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि अब अगला कौन? कांग्रेस और भाजपा के क्षेत्रों में एक ही सवाल, आरपीएन सिंह के बाद अब किसका नंबर आएगा? तस्वीर में मौजूद चारों युवा नेता थे राहुल गांधी के विश्वस्त, लेकिन अब पायलट को छोड़ बाकी तीनों नेता हो चुके हैं भाजपा में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मिलिंद देवड़ा को लेकर भी ये खबरें आती रही है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल कभी भी वो हो सकते हैं। हालांकि खुद मिलिंद देवड़ा ऐसी खबरों का खंडन करते हुए आए हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी है। 27 जनवरी से कांग्रेस मेगा वर्चुअल कैंपेनिंग की करेगी शुरुआत। राहुल गांधी 27 जनवरी को जालंधर से करेंगे वर्चुअल रैली, जिसका प्रसारण एलईडी वैन के जरिए हर विधानसभा में होगा। मेगा वर्चुअल कैंपेनिंग की तैयारियों को लेकर जुटी आईटी टीम। एक साथ लाखों लोग देख सकेंगे राहुल गांधी की वर्चुअल रैली। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में पहुंचेंगी पंजाब प्रचार के लिए। तो जिस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों पर है, तो यही कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। 27 जनवरी से कांग्रेस मेगा वर्चुअल कैंपेनिंग की शुरुआत करेगी। राहुल गांधी 27 जनवरी को जालंधर से करेंगे वर्चुअल रैली, जिसका प्रसारण एलईडी वैन के जरिए हर विधानसभा में होगा। मेगा वर्चुअल कैंपेनिंग की तैयारियों को लेकर आईटी टीम जुट गई है। एक साथ लाखों लोग देख सकेंगे राहुल गांधी की ये वर्चुअल रैली। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते में पहुंचेंगी पंजाब प्रचार के लिए। अब बात ममता बनर्जी के नेशनल प्लान की। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार, तृणमूल का नेशनल प्लान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगे ममता। भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती है ममता। कांग्रेस के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा कर रही है टीएमसी। तो जिस तरीके से यहाँ पर खबरें सामने आ रही है, तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी का नेशनल प्लान है और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार वो करेंगी। तृणमूल का नेशनल प्लान कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी वो दौरा करेंगी। भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती है ममता। कांग्रेस के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा कर रही है टीएमसी। लोकसभा में 1 फरवरी को होगा बजट पेश। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा बजट पेश। कोरोना की वजह से संसद 2 शिफ्टों में चलेगी। पहले 2 दिन सुबह 11 बजे से चलेगी संसद। 3 फरवरी से लोकसभा शाम 4 बजे रात 9 बजे तक चलेगी। 3 फरवरी से राज्यसभा सुबह की शिफ्ट में चलेगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। कोरोना की वजह से संसद 2 शिफ्टों में चलेगी। पहले 2 दिन सुबह 11 बजे से चलेगी संसद, तो वहीं 3 फरवरी से लोकसभा शाम 4 बजे रात 9 बजे तक चलेगी। 3 फरवरी से राज्यसभा सुबह की शिफ्ट में चलेगी। अब सियासी गलियारों की गपशप आपको बताते हैं। चंबल क्षेत्र के 2 भाजपाइयों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। कांग्रेस में लाने के प्रयास शुरू होने की चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष राधेलाल बघेल दतिया पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर पार्टी से हुए निष्कासित। हालांकि बघेल पर डोरे डाले जा रहे हैं बसपा द्वारा भी। भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह पर भी कांग्रेस की नजर है। रसाल सिंह पहले चंबल में बागी भी रह चुके हैं। कांग्रेस द्वारा मेहगांव सीट पर भविष्य में टिकट देने की चर्चाएं जोरों पर है। तो सियासी गलियारों की गपशप आपको बता रहे हैं, क्या चर्चाएं जोरों पर है वो आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि चर्चा ये है कि चंबल क्षेत्र के 2 भाजपाइयों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। कांग्रेस में लाने के प्रयास शुरू होने की चर्चाएं हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष राधेलाल बघेल दतिया पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर पार्टी से हुए निष्कासित। तो वहीं हालांकि बघेल पर डोरे डाले जा रहे हैं बसपा द्वारा भी। भाजपा के पूर्व विधायक रसाल सिंह पर भी कांग्रेस की नजर है। रसाल सिंह पहले चंबल में बागी भी रह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस द्वारा मेहगांव सीट पर भविष्य में टिकट देने की चर्चाएं हैं। तो वहीं सियासी गलियारों में ये भी गपशप जारी है, चर्चा जारी है कि कांग्रेस में लौट सकते हैं भाजपा सांसद केपी यादव का भाजपा में कोई भविष्य नहीं होने की चर्चा। केपी यादव ने रणनीति के तहत अपना वह पत्र मीडिया में वायरल कराया। सिंधिया समर्थकों के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा था। कहा जा रहा है कि केपी यादव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापस लौटेंगे। कांग्रेस दे सकती है अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से टिकट। फिलहाल इस सीट से सिंधिया समर्थक ब्रिजेंद्र यादव विधायक और प्रदेश में मंत्री। तो एक और सियासी गलियारों की गपशप आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस में लौट सकते हैं भाजपा के सांसद।
ये चर्चा जोरों पर है क्योंकि सांसद केपी यादव का भाजपा में कोई भविष्य नहीं होने की चर्चा है। केपी यादव ने रणनीति के तहत अपना वह पत्र मीडिया में वायरल भी कराया जिसमें सिंधिया समर्थकों के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा गया था। कहा जा रहा है कि केपी यादव मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापस लौटेंगे। कांग्रेस दे सकती है अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से टिकट। फिलहाल इस सीट से सिंधिया समर्थक ब्रिजेंद्र यादव विधायक हैं और प्रदेश में मंत्री हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि पाकिस्तान के तीर्थ यात्रियों को भारत यात्रा की अनुमति का प्रस्ताव। पाकिस्तान उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय को भेजा ये प्रस्ताव। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पाकिस्तान सरकार से की है मांग। पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख तीर्थ यात्रियों को अनुमति की मांग। तीर्थ यात्रियों को विमान से भारत यात्रा की अनुमति देने की मांग। दिसंबर से बंद है पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों का भारत में प्रवेश। अनुमति देने में भारत सरकार को लग सकता है कुछ समय। तो ये पूरा मसला आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के तीर्थ यात्रियों को भारत यात्रा की अनुमति का प्रस्ताव। पाकिस्तान उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है। पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख तीर्थ यात्रियों को अनुमति देने की मांग की है। तीर्थ यात्रियों को विमान से भारत यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। दिसंबर से बंद है पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों का भारत में प्रवेश। अनुमति देने में भारत सरकार को लग सकता है फिलहाल कुछ समय। वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने किया है वीरता पुरस्कार का ऐलान। राष्ट्रपति द्वारा 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान किया है। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल है। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 81 सेना मेडल गैलेंट्री, तो वहीं 2 वायुसेना मेडल, 40 सेना मेडल, 8-9 सेना मेडल, तो वहीं 14 वायुसेना मेडल डिवोशन टू ड्यूटी शामिल है। तो ये तमाम मेडल से जो शामिल किए गए हैं। तो वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने किया वीरता पुरस्कार का ऐलान। राष्ट्रपति द्वारा 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा, तो वहीं 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल है। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 81 सेना मेडल गैलेंट्री, 2 वायुसेना मेडल, 40 सेना मेडल, 8-9 सेना मेडल, 14 वायुसेना मेडल डिवोशन टू ड्यूटी शामिल है। अब आपको बताते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय सौर ग्रिप्स। सपा ने चुनाव आयोग से की ओपिनियन पोल रोकने की मांग। इस तरह सपा ने फिर शुरू कर दी है एक पुरानी बहस। 1990 से अक्सर उठती रही है चुनाव पूर्व सर्वे रोकने की मांग। निजी टीवी चैनल्स पर प्रसारित होते हैं चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। फिलहाल चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भाजपा के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सपा नाराज है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि कई बार फेल हो चुके हैं चुनाव पूर्व सर्वे और एग्जिट पोल। तो ये बात तो तय है कि ये कोई नहीं कह सकता कि एग्जिट पोल कितना सटीक होगा, कितना सही होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कहा गया था कि बीजेपी जीत सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे यही बयां कर रहे थे, पर जब परिणाम सामने आए तो कुछ और ही थे और वहां पर टीएमसी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो अब ऐसे में सपा ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल रोकने की मांग की है। इस तरह सपा ने फिर शुरू कर दी एक पुरानी बहस। 1990 में अक्सर उठती रही है चुनाव पूर्व सर्वे रोकने की मांग। निजी टीवी चैनल्स पर प्रसारित होते हैं चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। चुनाव से पहले सर्वेक्षण प्रसारित किए जाते हैं। फिलहाल चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भाजपा के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे सपा नाराज है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि कई बार फेल हो चुके हैं चुनाव पूर्व सर्वे और एग्जिट पोल। टाइम्स ऑफ इंडिया में के.एम. चंद्रशेखर टी.के.ए. नायर का लेख। आईएएस की प्रतिनियुक्ति के नियम बदल रही केंद्र सरकार। केंद्र की तरफ से प्रशिक्षण और राज्यों के कैडर में नियुक्तियां, राज्यों में नियुक्तियां, जरूरत पड़ने पर केंद्र में प्रतिनियुक्ति। 2014 में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे 69% आईएएस, अब 30%। केंद्र सरकार को इस सिलसिले में आत्मविश्लेषण की जरूरत है। कम क्यों हो रही है प्रतिनियुक्ति में आईएएस की दिलचस्पी?
पूर्व कैबिनेट सचिव है के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव रह चुके हैं नायर। तो अब ऐसे में ये मुद्दा और बहुत बड़ा बहस का मुद्दा भी ये बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी देख रहे हैं कि आईएएस की प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन के लिए आदेश जारी होते हैं, पर कई आईएएस इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। किसिंग सीन के मामले में शिल्पा शेट्टी को राहत, मुंबई बेलार्ड पियर मेट्रोपॉलिटन अदालत ने किया है बरी। 2007 राजस्थान में कार्यक्रम में हुआ था घटनाक्रम। अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गैरे ने शिल्पा शेट्टी के साथ की थी अश्लील हरकत। इसको लेकर शिल्पा पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए राजस्थान में दर्ज की गई थी शिकायत। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मामले को मुंबई किया गया था स्थानांतरित। 15 साल बाद हुआ मामले में निर्णय। अभिनेत्री जूही चावला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत के संकेत। 5G मामले में अदालत जुर्माना राशि 20 लाख से 2 लाख रुपए करने के संकेत। जूही चावला की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद हुए पेश। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध है। गत दिनों जूही चावला ने दी थी याचिका। 20 लाख रुपए जुर्माना राशि के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच के समक्ष ये याचिका उन्होंने दी थी। विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बना भारत। वित्तीय वर्ष 2021 में 20 करोड़ डॉलर की खीरे का निर्यात हुआ है। भारत में बगैर बीज की छोटी ककड़ी के रूप में प्रसिद्ध है खीरा। 2021 में 2,23,000 करोड़ टन खीरा और ककड़ी का निर्यात हुआ। इस वर्ष 22 करोड़ 30 लाख रुपए की खीरे और ककड़ी का निर्यात हुआ। भारत से 20 से ज्यादा देशों को खीरा ककड़ी का निर्यात। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस, चीन, श्रीलंका, इजराइल शामिल हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट